आज प्रधानमंत्री पहली बारी ईरान वॉर पे बोले, पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली। और बोलना अब जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि वॉर तो यूएस, ईरान, इसराइल, वेस्ट एशिया के अंदर है, पर उसका बड़ा इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा है। शेयर मार्केट में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वाइप आउट हो चुका है जनवरी से लेके अब तक। 2.5 महीने ही हुए हैं सिर्फ। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज से 10-15 साल पहले शेयर मार्केट सिर्फ कहा जाता था अमीर लोगों की चीज है, पर जिस तरह बैंक्स आए, म्यूचुअल फंड्स आए, हर जगह फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आए, अब घर घर में लोगों का एक्सपोजर है शेयर मार्केट का। इनफैक्ट 20 करोड़ हो गए थे डीमैट अकाउंट्स मिडिल ऑफ 2025 में, और 75% जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं दैट इज ओपन्ड बाय पीपल बिलो द एज ऑफ 30। पहली जॉब 2000, 5000, 3000 रुपया महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है पहली पहली जॉब के। जिन्होंने भी फाइनेंशियल साइकिल्स नहीं देखे, बियर मार्केट्स नहीं देखे, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है मार्केट क्रैश का, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ आज का ही है कि 14 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया है। साथ ही साथ आपको पता है गैस के ऊपर क्या होने जा रहा है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या होने जा रहा है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जुड़ गए हैं इस वॉर के साथ। तो शामिक के साथ हम दोबारा जुड़ रहे हैं और समझना चाहेंगे कि इकोनॉमिकली अब भारत में आप क्या देख रहे हैं। मैं लास्ट बात बोल के आपको शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा है आप रेडी रहिए, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म तो सबको दिख रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग शामिक। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आपने शेयर मार्केट की बात करी तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये सिर्फ केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है। इकोनॉमी के जो अर्थव्यवस्था के जो सारे तंत्र होते हैं, एक तो हो गया शेयर मार्केट, फिर दूसरा हो गया फॉरेक्स, जो एक्सचेंज रेट होता है करेंसीज का, मेजर करेंसीज का। तीसरा हो गया आपका जो सेविंग्स है। सेविंग्स तो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक तो भारतवर्ष में बहुत अहम है, वो है गोल्ड, गोल्ड सिल्वर इत्यादि प्रेशियस मेटल्स। फिर हर चीज में इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। कुछ आई थिंक मे बी 1-2 पॉडकास्ट पहले मैंने कहा था कि ये अगर युद्ध 2 महीने से अधिक चला तो रिसेशन की ओर दुनिया बढ़ेगी, और वो अनिवार्य है। दूसरा, आप अगर देखें कि पिछले 1 महीने में युद्ध स्टार्ट हुआ मार्च 1 से, 28 की रात से चालू हो गया था, ठीक है। तो 28 की रात से जो चालू हुआ है, तब से लेके आज तक एक भी महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार जो है वो 12.62% नीचे गिरा है। पिछले इनफैक्ट आज की बात है, आज तो ऑलमोस्ट 3% गिर गया था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन वो नीचे है 2.7%, विच इज अ मेजर फॉल। तो ऐसा है कि जो युद्ध है उसमें हम कहते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स, यानी एक दल ने कुछ मारा, फिर दूसरे दल ने और मारा, फिर पहले दल ने और ज्यादा मारा। ये जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है उसमें भारी उछाल नजर आ रहा है मुझको। लोग कह रहे थे नहीं नहीं, ईरान तो अब कम मिसाइल्स मार रहा है, पर आप लोग ये देखें कि मिसाइल जो पहले मार रहे थे वो ना, वो ज्यादातर डम मिसाइल से और इंडिस्क्रिमिनेट फायर कर रहे थे वो लोग, मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन। शाहिद ड्रोन एक जीपीएस, एक्चुअली इट यूजेस बाइडू, बट बेसिकली एक जीपीएस एक्टिवेटेड प्री प्रोग्राम्ड चीज है जो उड़ के 2500 किलोमीटर जाके मारती है, पर वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रहा था, प्रेसिशन स्ट्राइक्स नहीं थे। लेकिन व्हाट द इरानियंस हैव नाउ शिफ्टेड टू इज प्रेसिशन स्ट्राइक्स। सोची समझी स्ट्राइक्स हैं इनकी। जैसे उन्होंने शॉर्ट रेंज स्ट्राइक्स गल्फ पे किया था ना, वो उन्होंने उसी एसेट्स पे किया था जिससे कि लोगों का ये जो पूरा एनर्जी की अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाए। और दूसरा, यूएस के युक्त राष्ट्र के जितने भी सोल्जर्स थे वो अपने बेसिस को छोड़ के होटल्स और कुछ जगह पे भाड़े पे रह रहे थे, उन बिल्डिंग्स पे भी आघात किया गया। तो वो काफी प्रिसाइज था, लेकिन वो उनके पास था, जस्ट 200 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आयते में था वो सारा। लेकिन अभी इसराइल पे जो मार हो रहा है वो काफी प्रचंड है, पूरा सेंसरशिप के चलते भी जितने भी वीडियोस नजर आ रहे हैं। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए कि ये जो प्रेसिशन स्ट्राइक से उन्होंने हाइफा के पोर्ट पे अटैक किया, इसराइल के 2 रिफाइनरीज है उसमें से एक पे अटैक किया, काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। फिर उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का मेन, विच इज नेटांस बोल के एक जगह में है, नाटांस, उस पे आघात के बाद इन्होंने वापस डिमोना पे अटैक किया। डिमोना इसराइल का मेन न्यूक्लियर सेंटर है, ठीक है। फिर उनके जो सबसे बड़े मिलिट्री बेसेस थे उन पे अटैक किया गया।
तो ये युद्ध जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। चूंकि इसमें ग्राउंड ट्रूप्स अभी इन्वॉल्व नहीं है, इसकी इंटेंसिटी अभी उतनी नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा हुआ है कि हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है वो ब्लॉक्ड है, अनलेस यू पे 10% टैक्स, और इफ यू आर ट्रेडिंग ऑयल इन युआन, तो वो लोग जहाजों को छोड़ रहे हैं, जिसमें से भारतवर्ष के भी जहाज अभी आ जा रहे हैं, लेकिन उसका एक प्राइस एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक युद्ध बेस्ड टैरिफ है, एक 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है। इसके चलते तेल का भाव तो ऊपर ही जाएगा, नेचुरल गैस का भाव 40% बढ़ा था पिछले हफ्ते, अभी देख रहा हूं मैं 50%, 55% ऊपर चला गया। तो ये जो चीज इकोनॉमी में जो होता है वो ये है कि आप पहले देखते हो कि इनपुट प्राइसेस क्या हैं, उसमें से सबसे बड़ा इनपुट एनर्जी, उसका प्राइस उछलता है तो उसका कैस्केड बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र होता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है वो दूसरे क्षेत्रों पे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, आप लेबर प्राइस अगर थोड़ा बहुत बढ़े, मान लीजिए जो सैलरीज देते हो, वेजेस देते हो, वो थोड़ा भी बढ़े, उसका उतना इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि अनुपात में पूरे कॉस्ट में ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एनर्जी नीचे जाता है तो प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है, इसलिए उसका, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, ज्यादा होता है, रिस्क खतरा ज्यादा समझा जाता है, और उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होता है। अच्छा, अब आते हैं, एक चीज और मैं बोलता हूं, फिर थोड़े आपने एक बहुत अच्छा लिस्ट भेजा था सवालों का, जिसका हम बात कर रहे थे पहले, वो ले लेंगे एक एक करके। एक चीज और मैं कह देता हूं कि दो चीजें मैंने नोट करी। ये ट्रंप और हेक्सेथ ने कहा है कि उन्होंने पेंटागन के थ्रू कांग्रेस से $200 बिलियन की मांग करी है। एक ये खबर ध्यान में रखें। दूसरा, आप देखें, उन्होंने पब्लिश किया है कि हमारा दिन का $1 से $2 बिलियन खर्चा हो रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि वो कम से कम 100 दिन से 200 दिन का और एंटिसिपेट कर रहे हैं ये लड़ाई चलेगा, अगर इसी स्तर पे चलता रहा। और अगर इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, फिर भी एक 2-3 महीने का तो वो लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा बजट मंगवा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है बहुत युद्ध तो इंटरेस्टिंग रुकेगा पॉइंट नहीं। है आपके, बजटरी प्रोविजन उन्होंने 100 दिन की जंग का कर दिया है। हाँ, मोटा मिनिमम मोटा 100 दिन की बजटरी जंग का प्रोविजन जो कर है लिया, कर लिया, है ना, ये कर बजट तो लिया। मतलब ये बात लोगों को फैक्टर करनी चाहिए, बिकॉज मेरा इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि अगर आपने 200 बिलियन हाँ, मांगा है और आपको मिल ही तो जाएगा उसका जंग के उसका समय, एक कौन कारण होगा ना, तो ये कारण साफ नजर आता है, उन्हीं के डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये युद्ध चलता रहा इसी तरह से, और अब ईरान ने जो है उन्होंने कहा है कि हम तो भाई उस पे भी अटैक करेंगे, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने की धमकी ट्रंप ने दी है, तो अब हम जीसीसी के भी जितने देश हैं उनका सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, उनका डिसैलिनेशन प्लांट भी उड़ा देंगे, और उनके पास ये क्षमता है। मैं दो आंकड़े और देता हूं, फिर सवालों पे चलते हैं, अदरवाइज काफी फैल जाएगा ये। एक नंबर आंकड़ा ये है, मेरे भाई ये जो सॉरी टू साढ़े, इंटरप्ट यू, ये हाँ, जंग ही इतनी फैली हुई है कि कॉन्वर्सेशन भी फैलनी पड़ेगी। फैलना ही, थोड़ा फैलाना ही इतना पड़ेगा, काफी ये इतना चीजों को हमें रहता कवर फैल करना जाएगा, है। ये पूरा हाँ, रहता अदरवाइज टेबल पे अनपैक, ट्रंप ने आके फैला दी है, एकदम तो फैला हमें भी दिया। फैलाना ही पड़ेगा। हाँ जी, आप सॉरी बोलिए। अच्छा, तो दो दो आंकड़े मैं और बता दूं, फिर उस पे चलते सवालों पे। तो आंकड़ा नंबर 1, शाहिद ड्रोन को थोड़ा समझ लेते हैं। शाहिद ड्रोन जो है वो ईरान का मेन स्टे है, उसका मुख्य पात्र है इस पूरे जंग में। ठीक है, मिसाइल्स वो छोड़ रहे हैं, लेकिन मिसाइल्स की संख्या हमेशा कमी होती है, ये ड्रोन्स की संख्या ज्यादा होती है, सुइसाइड ड्रोन्स हैं। तो इसको वो बनाते किससे हैं? वो कार्बन फाइबर से बनाते हैं। ठीक है, उसका ढांचा कार्बन फाइबर का होता है, जो बहुत ही सस्ता है। हाँ, आप अपने बैकयार्ड में एक प्लांट लगा के उसको प्रिंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसमें जो कलपुर्जे जाते हैं, टोटल 40 पार्ट्स हैं, और कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ओपन सोर्स से, चाइना का जो बाइडू सैटेलाइट का सिस्टम है उससे वो डायरेक्शन अपना फाइंड करती है। ठीक है, उसमें जो सेंसर्स लगे हैं वो, बाय द वे, मुझे हंसी आती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, कि उन्होंने थोक के भाव खरीद लिया था किसी समय पे, कहीं दूसरे देश से मंगा के इंपोर्ट कर लिया था। ये बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इन्होंने ऐसे बहुत महीन तरीके से इंटीग्रेट किया है कि नेट इफेक्ट जो है बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, तो ये जो पूरा ढांचा जो ये तैयार करते हैं, वो $2,500 से ज्यादा नहीं है, आप लेबर भी पकड़ लो तो $2,500, दैट्स इट। इसमें $500 का मैं ये 40-50 किलो एक्सप्लोसिव्स भी पकड़ रहा हूँ। ठीक है, पूरा मिला के $2,500 है। ये कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 15,000, 20,000, $35,000, वो यूएस के रेट्स लगा रहे हैं भाई। एक परचेसिंग पावर पैरिटी भी तो होता है ना, ये गरीब देश है, अभी गरीब बन गया है, पहले गरीब नहीं था।
और ये देश जो है वो $2,500 खर्च के ही ये बना रही है। इनके 2 द्वीप हैं, लिटिल थॉम एंड बिग थॉम, जो जस्ट यूएई के ऊपर है। उस पे इन्होंने 5,000 ड्रोन्स तैनात करके रखा है, ठीक है, जिसमें से 700 खर्चा हुआ है अब तक। और मतलब ये 2 आइलैंड से जो छोड़े गए हैं, और वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है। माइन लेइंग किया है उन्होंने हॉर्मुज के स्ट्रेट को, जो 22 किलोमीटर चौड़ा है और 3.2 किलोमीटर नेविगेबल स्ट्रेच है, क्योंकि वो ड्राफ्ट ज्यादा नहीं है उसका। लेकिन उसको टारगेट करके 5,000 ड्रोन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक विकराल आंकड़ा देने वाला हूं, वो ये है कि एक अनुमान, ये मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मिलिट्री एनालिस्ट से उन्होंने इसको निकाला है। आंकड़ा ये है कि जो ढांचे हैं, मैं ढांचा बोल रहा हूं, पूरा तैयार ड्रोन नहीं, केवल ढांचा, 10 लाख ढांचे तैयार करके रखा हुआ है उन्होंने, और 1 लाख के ऊपर उनके पास स्टॉक में रेडी ड्रोन्स हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने कहा वो 2 आइलैंड्स में उन्होंने 5,000 डिप्लॉय किया है। ढांचे 10 लाख हैं। एक्सप्लोसिव्स इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव आइदर। तो 10 लाख ड्रोन तक ही बना सकते हैं, दे कैन कीप सस्टेनिंग इट फॉरएवर। ये एक हवाई गेरिला युद्ध की तरह बन चुका है, जिसको मुझे समाप्त होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि ये ईरानियन अभी जो रेजीम है ना, वो 2 हिस्सों में बंट गया है। जो एक्चुअल रेजीम है, जो उसके मतलब आप जिनको टीवी वगैरह में देखते हैं, जैसे अराक्ची वगैरह हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, या थोड़े दिन पहले तक ये अली लारिजानी थे, वो तो उनको मार दिया, या पेशेस्कियां हैं, इनका जोर जो जो लड़ रहे हैं उन लोगों पे नहीं चलता है, क्योंकि ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो ऑफिशियल फोर्स है वो तो इनके पास है, लेकिन लड़ाई वो नहीं कर रहे, वो आईआरजीसी कर रही है। आईआरजीसी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अब एक नया आयतुल्ला आए हैं, जो मैंने पहले ही कहा था वही हुआ है, मुज्तबा खमेनी, वो नए आयतुल्ला बन चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उन्होंने चार्ज नहीं संभाला है। क्योंकि क्या ना, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उनके नीचे डेप्यूटी आयतुल्ला वगैरह होते हैं, हर एक को एक चीज का दायित्व दिया जाता है, फिर आईआरजीसी का भी कमांड स्ट्रक्चर को चलाने का वो होता है। तभी भी वो पुराने इंस्ट्रक्शंस पे ही काम कर रहे हैं। 31 उनके क्या बोलते हैं, बड़े यूनिट्स हैं अक्रॉस ईरान, और ये 31 यूनिट कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप एक इंडिया से आधे साइज के देश को आक्रमण करके इनको कब्जा नहीं कर सकते हो, तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। नहीं, अब और इनको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ये यूएस कितना तबाही मचाती है, इजराइल कितना तबाही मचाती है। मैं इंडिया इम्पैक्ट पे आने से पहले अब 2 बातें जो आपने की हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, यूएस की बजटरी एलोकेशन 200 बिलियन की है, 100 दिन या 200 दिन की जंग, और ईरान की एलोकेशन भी पिछले साल से टर्बो चार्ज चल रही थी। जिस तरह उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल क्रिएट किए हैं, और जो लोग कह रहे थे कि उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, वो पिछले 2 दिन से इजराइल का देख लें, उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। अगर वो इतने 2000 किलोमीटर दूर जाके, माइल दूर जाके इजराइल पे कर सकते हैं, तो वेस्ट 4000 किलोमीटर डिएगो गार्सिया तक पहुंचा रही है मिसाइल्स, वो भी है। 2 क्षमताएं इसमें, डिस्टेंस एंड प्रेसिशन दोनों बढ़ रहा है। तो क्योंकि होता भी है ये, जब कोई भी आप चीज करते हैं, हम भी कोई काम करते हैं, आफ्टर 10 days वी इंप्रूव इन एवरी मैनर पॉसिबल। सिमिलरली द एबिलिटी टू हिट आइदर इज डिस्ट्रॉयड और इट इंप्रूव्स। यहाँ पे इंप्रूव की तरफ दिख रही है। और फिर वेस्ट एशिया पे क्या इंपैक्ट होगा इसका दिख जाता है। तो एक तो ये लंबे टर्म के लिए हमें ये मोटा मोटा दिख रहा है। दूसरी बात बड़े इंटरेस्टिंग है, शायद आज नहीं किसी और दिन कवर करेंगे, कि बड़ी देर बाद एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी एक इंफीरियर देश से हार रही है इकोनॉमिकली, मिलिट्री। क्योंकि जिस तरह वियतनाम में हमने देखा था, वो बूट्स ऑन ग्राउंड था, टेरेन की वजह से हार रहे थे। यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंस की वजह से हार रही है। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां पे आप बोल रहे हैं कि मैं पूरे वेस्ट एशिया को टारगेट करूंगा, तो ये इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री लेसन फॉर फर्दर टाइम्स कि इट इज नॉट ओनली कि यूएस इज अ सोल सुपर पावर। अगर ईरान इतना तंग कर सकता है, यू डू नॉट नो हाउ द वॉर विल गो with any other nation if it fights a war, which I think इसमें वैसे इसमें टेरेन का भी रोल है। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, इसमें टेरेन का भी रोल है, क्योंकि अगर आप ईरान को देखें, ये किसी और दिन करेंगे, बिकॉज़ फिर ये बहुत नहीं, मैं बहुत छोटा सा ही पॉइंट है। अगर आप ईरान को देखें, साउथ में जो जारगोस माउंटेन्स है, वो कोस्ट से जस्ट 25 किलोमीटर दूर ही है, वहां से ही अपलैंड स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड पे जो ट्रूप्स उतारो कोस्ट पे और फटाक से आपने कब्जा कर लिया है, क्योंकि यहाँ सो कॉल्ड वो टेरेन नहीं है जो इराक में था, जहां पे इन लोगों ने 16 दिन में पूरा कब्जा कर लिया था। यू कांट डू इट। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अभी तो बूट्स ऑन ग्राउंड आए ही नहीं, उसके बिना भी मैं टेरेन इसलिए नहीं कह रहा था, उसके अलावा भी उस एक
मिनट, ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, उसका एक कारण है। मैं ये टेरेन क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो हो गया वो तो बात की बात है, लैंड इन्वेजन की बात जा ही नहीं रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो मिसाइल्स है ना और जो इनका ड्रोन की शक्ति है, इट इज 100 to 120 मीटर्स अंडरग्राउंड, वहां से निकल के फायर हो रहा है। तो उसको आप बंकर बस्टर से ध्वंस नहीं कर सकते, जिसकी क्षमता 60 मीटर ही है। तो आप कितनी भी बमबारी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो एक ये भी लेसन है ना कि आप लोगों ने कैसे उसको टेरेन को कैसे यूज किया। टेरेन वाइज तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी एक यूनिक एडवांटेज है, तो वो तो मैं कर ही रहा हूं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये फ्यूचर वॉर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग एंगल आ गया। थोड़ा इंडिया पे आते हैं, हाउ डू यू सी इट एज अ ब्रॉड क्वेश्चन। इंडिया में इकोनॉमिक पेन हल्का शुरू हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं इंफीरियर इकोनॉमी का, पाकिस्तान, उसने 200 रुपया लीटर दाम बढ़ा दिया है अपने प्रीमियम पेट्रोल का, 100 से 300 पे। तो इंफीरियर इकोनॉमीज पे आज हो रहा है, पर बेटर इकोनॉमीज पे भी कल आएगा। तो इंडिया पे क्या आप इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? इट्स अ ब्रॉड क्वेश्चन, यू कैन टेक इट व्हिचएवर सेक्टर यू वांट टू फोकस इन और ओवरऑल। इंडिया पे दूसरे देशों के जैसे रिसेशन पे ना जाए, लेकिन हमारा ग्रोथ बहुत असर करेगा, हमारे ग्रोथ पे बहुत असर होने वाला है। देखिए, मैंने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया था, क्योंकि आप एक बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हो अगर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा तो उसका कैस्केड इफेक्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कितनी कम होगी, और अगर आपका जो ईंधन का जरूरत है वो पूरा नहीं खपा पा रहे हो तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने इसके बहुत बेसिक मोटा मोटा मैंने निकाला था कि अगर तो ये युद्ध 2 महीने में रुक जाता है, अगले साल का, ये साल तो खत्म हो गया, अगले साल का आपका जो ग्रोथ नंबर है वो -0.35% घटेगा। मतलब एक महीना और चला तो, लेकिन ये अगर 6 महीने चला, योर जीडीपी ग्रोथ विल डिक्लाइन बाय 2 to 2.5%। बहुत सीधा हिसाब है। आपका जो ईंधन है ना, उसका 40 to 45% यहां से आता है, मतलब पूरे बास्केट की बात कर रहा हूं, 40 to 45% यहां से आता है। मान लीजिए वो आपने डाइवर्ट कर लिया सप्लाई, दूसरे देशों से आपने खरीद लिया, और आप तो क्यू पे लग के खरीद रहे हो ना, पूरी भरपाई उसकी रशियन क्रूड से नहीं हो पाएगा, और रशियन क्रूड आएगा, फिर उसको आप रिफाइन करोगे, फिर आप उसको बेचोगे, है ना। उसको आपको उसका भी स्टॉक बिल्डअप करना पड़ता है, ये नहीं कि एक जहाज आ गया आपने रिफाइन करके मार्केट में छोड़ दिया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो उसका भी जो है ना स्टॉक, उसको जो डेफिसिट है उसको मेकअप करने के लिए आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। अगर 1 महीने सप्लाई रुक गया, 3 से 4 महीने लगेगा, क्योंकि आपको ऑल्टरनेट लेना पड़ेगा, फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, और फिर वो आने में तो 1 महीना लगता है ना। व्लादिवोस्टोक से चेन्नई के थ्रू आ रहा है, या व्लादिवोस्टोक से ऊपर जामनगर की ओर जा रहा है, या फिर घूम के आ रही है, बिकॉज हूथियों ने वहां पे तबाही मचा के रखी हुई है। रशियन जहाज शायद छोड़ दे, लेकिन पॉइंट ये है कि देयर इज अ डिस्टेंस टू बी कवर्ड, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर ये युद्ध, मैंने फिर एक दूसरा कैलकुलेशन निकाला, अगर 6 महीने तक नहीं रुका तो फिर क्या होगा, तो मेरा ये एस्टिमेट आ रहा है कि -2 to -2.5% नीचे आएगा। तो जो नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट था, इट वाज रेंजिंग एट अराउंड 7% जीडीपी ग्रोथ, सरकारी है, मैं एवरेज बता रहा हूं। तो दैट विल कम टू अराउंड 5%, 5.5%। अब देखिए, ये मतलब आपको लगेगा नहीं ग्रोथ तो हो रहा है, नहीं, 2% ग्रोथ का जाने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। 2% ग्रोथ अगर नीचे गया ना इंडिया में, तो अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज बाय एवरी परसेंटेज पॉइंट, आई थिंक विल इंक्रीज व्हाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट बाय 1 million, एंड ब्लू कॉलर जो है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर जो है, उसका 2 to 3 million। मतलब आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम है, कुछ सेक्टर्स में है ज्यादा, कुछ में कम है, तो वो बढ़ेगा। दूसरा, कुछ क्षेत्रों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जैसे आप टेक्सटाइल्स ले लीजिए, या ठीक है, फिर आपका प्लास्टिक्स एंड रेजिन्स बेस्ड जो भी है, हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, क्योंकि वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट, वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जिसके बिल्कुल ऊपर आप बोल रहे हो सबसे बड़े प्रभावों में एक है। हाँ, मैं आपको वही सेक्टर्स बता रहा हूं जहां पे लेबर इंटेंसिव है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। एक हो गया टेक्सटाइल्स, फिर आपका एग्री प्रोसेसिंग, एग्री कमोडिटीज जो है, मैं जो बेचता हूं वही, फॉर एग्जांपल चाय। तो चाय में क्या है कि हम लोग जैसे दार्जिलिंग चाय बनाते हैं, दार्जिलिंग चाय का खपत इंडिया में उतना नहीं होता है, ये अबाउट 70 to 75% एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है? वन ऑफ द मेन हब्स इज दुबई। दुबई से ऑनवर्ड और भी जाता है, लेकिन दैट इज वन ऑफ द मेन हब्स, प्लस द अदर हब इज यूरोप। अब अगर ये देश रिसेशन पे जाते हैं तो क्या वो हमारी महंगी वाली चाय लेंगे? नहीं लेंगे ना, वो टी बैग लेंगे फिर वो।
सीटीसी चाय का डिमांड रहेगा, द प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स चाय वेदर इट्स असम, दार्जिलिंग और कॉम्बटर, उसका डिमांड कम होगा। उसका डिमांड कम होगा तो क्या होगा? लेट मी टेल यू हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। बाय द वे, दिस इंडस्ट्री इट एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 1.5 million people. 1 second. It employs 1.5 million people. तो उसमें प्लकिंग, ये प्लकिंग पे बेस्ड है, आप जितना प्लक करोगे उतना आपको उत्पादन होगा। तो अगर हम देखते हैं कि डिमांड कम आ रहा है तो प्लकिंग हम कम कर देते हैं। सो दोज वर्कर्स स्टे ऑन द रोल, बट प्लकिंग नहीं होगा तो उनका पूरा जो आय है वो भी सीमित हो जाएगा, या you know, we will ask them to just sit it out. We will not pay them for those months. These are the things that happen. All right. तो 1.5 million वहां पे है। टेक्सटाइल में there are about 5 million workers across India. हैंडलूम से लेके मैकेनाइज्ड जो है टेक्सटाइल, सब मिला के। फिर आपका जो एक्सपोर्ट्स है उसमें जो इंडिया से देखें लग्जरी गुड्स क्या है, ज्वेलरी, जेम्स, यही होता है ना। रिसेशनरी फेज में उसका प्राइस गिरता है। आप लोग देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस कैसे गिरना स्टार्ट हुआ है। इट इज डेफिनेटली सॉफ्टनिंग अप। 1,40,000 है मेरे हिसाब से, ये अभी नीचे गिर के अगर 1,40,000 पे नहीं रुका तो इट विल फॉल फर्दर। सेम विद अदर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड पे शामिल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका भी व्यू देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई गोल्ड इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व इन टाइम ऑफ क्राइसिस, कि भाई कुछ भी वर्ल्ड में क्राइसिस हो जाए गोल्ड है, पर इस क्राइसिस वॉर में गोल्ड भी गिर रहा है। तो बहुत मैं बता रहा हूँ उसका कारण, उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ा उस पे जरा बोलिए कि जो लोगों को समझें कि जैसे एक टाइम पे बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए कहा जाता था कि भैया ऑल एल्स फेल्स इट्स अ सेफ्टी, फिर अब वो पूरा टेस्ट केस ही चेंज कर दिया, क्योंकि जब भी कोविड आया बिटकॉइन भी गिरा, जंग आती है बिटकॉइन भी गिरता है। तो क्या गोल्ड का क्या चल रहा है? एक मेरा एक्चुअली कम लोग हैं, मेरा खुद का एक पब्लिक पोजीशन है इस पे, मैं कई पॉडकास्ट कर चुका हूँ जो लाखों लोग देख चुके हैं इन अदर चैनल्स। So that's why I have to make this very clear. मेरा पोजीशन क्या था? मेरा पोजीशन था that you have the new CBDCs coming across all the major economies, यानी सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो ये जो CBDCs थे, they were supposed to revert from fiat to that old system which was gold backed. In this instance they were saying precious metals plus rare earth, right, plus portion of the old currency. This is the new system that's coming in. ये 2-3 साल लगेगा अभी भी आने में। तब उसका एक बहुत बड़ा बैकस्टॉप गोल्ड था। सो यू वुड हैव सीन मैसिव एक्यूमुलेशन ओवर द लास्ट आई वुड से 1.5 years बाय ऑल द मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग द ब्रिक्स इकोनॉमीज। भारतवर्ष ने बहुत एक्यूमुलेट किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, एंड हमारा पब्लिक बाइंग भी बहुत हेवी रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस, दीज टू मेन इम्पेटसेस, यू वुड हैव सीन प्रेशियस मेटल्स और गोल्ड सरपट भागी थी पिछले साल। मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि गोल्ड विल एट लीस्ट गो 2.5 to 3 times, and silver will also do something similar for the first time, because silver का demand is industrial plus retail, वो 2 demand है। लेकिन अब जो स्थिति है, this was assuming obviously there are no other shocks to the system. Now what is happening is, जो war होता है ना, especially war which is causing an energy shock, that is the greatest inflationary event, यानी मुद्रास्फीति का ये सबसे विशाल एक सोर्स बन जाता है। जब मुद्रास्फीति होती है तो सेंट्रल बैंक्स का क्या रिएक्शन होता है? उनका जो क्या बोलते हैं बेसिक इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी में, वो ऊपर की तरफ जाता है, यील्ड बढ़ने लगता है। नाउ द यूएस डॉलर एज वेल एज द यूएस ट्रेजरी यील्ड्स आर क्लाइंबिंग अप। पिछली बार जब ये इस लेवल पे गया था, जो आज है, आज की बात कर रहा हूं, दैट वाज इन जून ऑफ लास्ट ईयर, जब ट्रंप ने वो टैरिफ्स वगैरह लगाए थे ना पूरे विश्व पे। दैट वाज एसेंशियली, टैरिफ इज एन इन्फ्लेशनरी एक्टिविटी। आप अपने देश के लोगों को ज्यादा पैसा देने को बोल रहे हो, सो दैट क्रिएट्स इन्फ्लेशन, एंड बिकॉज वो इंपोर्ट्स पे लगता है, सो इट क्रिएट्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अदर इकोनॉमीज। सो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैव इंक्रीज्ड, यूएस डॉलर हैज स्ट्रेंथेंड मैसिवली विज़-अ-वी अदर करेंसीज। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इतना सब नहीं देखता लॉन्ग टर्म क्या होगा ना, वो दैट इज, दोज आर डिफरेंट प्लेस, दोज आर लॉन्ग टर्म बेट्स, दे आर डन वेरी डिफरेंटली। सिंपल थिंग दे डू इज दे रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज। तो सो कॉल्ड सेफ एसेट्स जो है ना, इंक्लूडिंग गोल्ड, उसमें वो प्रॉफिट लेके दे रीडायरेक्ट मनी टुवर्ड्स द सेफेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड, व्हिच इज सपोज्ड टू बी द लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड दैट्स व्हाई यू सी गोल्ड इज सॉफ्टनिंग रैपिडली। गोल्ड के जो प्राइस है ना, वो 2 लेवल पे तय होता है। भारतवर्ष में और चाइना में जो प्राइसिंग होता है ना, वो थोड़ा सा डायरेक्ट है, इट इज डिलीवरी बेस्ड। लेकिन यूएस और यूरोप में जो प्राइस सेटिंग है, जो ग्लोब फॉलो करती है, दैट इज डन एट कॉमेक्स एंड एलबीएमए।
ठीक है, कॉमेक्स यूएस का एक्सचेंज है, कमोडिटीज एक्सचेंज, एलबीएमए इज लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन, यहाँ पे प्राइस सेटिंग होता है। तो वहां पे तो सबसे पहले वो लोग वहां पे गोल्ड का प्राइस गिरेगा, पीपल विल एक तो उसको उसका उनके लिए अच्छा भी है, बिकॉज बाय द वे देयर स्टॉक्स आर एट अ हिस्टोरिकल लो, तो वो सेटल नहीं कर पा रहे, ये सारा पेपर ट्रेड है वहां पे। 9% स्टॉक था एलबीएमए में, गिर के 3% हो गया, अगेंस्ट द नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट दे हैड ऑलरेडी अलाउड। कॉमेक्स में भी वही हुआ है। कॉमेक्स में द टोटल स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक फॉर फिजिकल डिलीवरीज वाज प्रीटी लो। तो ये लोग कॉमेक्स और एलबीएमए के बीच में स्टॉक एक्सचेंज कर करके भरपाई कर रहे थे, बट इट वाज अनसस्टेनेबल, बिकॉज इन्होंने 20-30 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इन्होंने ट्रेड्स वो कर लिया था गोल्ड में, ठीक है। Now this has given them an opportunity to reduce it, take their money out, settle it in paper currency, and then redivert it towards US bonds, treasury bills, etc., and in the US currency. So अब मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आप नेट इंपैक्ट देखें इस युद्ध का, क्या हुआ है विश्व में, सबको एक एनर्जी शॉक लगा है, हर देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और डॉलर का स्ट्रेंथ फिर से वापस आ गया है। सो जो हम कह रहे थे ना पिछले साल, सबने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी कहा, मैंने भी यही पोजीशन लिया था कि द डॉलर इज ऑन अ डिक्लाइनिंग विकेट, राइट। एवरीवन फ्रॉम रे डालियो टू माइकल बेरी इन द यूएस टू ऑल दोस बिग इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफे, एवरीवन, सब कह रहे थे कि अभी डॉलर जो है इट इज वेरी वीक एंड दिस डेट लेवल इज अनसस्टेनेबल, जो बाय द वे ये ईरान वॉर के चलते 39 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, पिछले साल 37 था। सो लुक एट द गैलपिंग पेस ऑफ देयर डेट एक्यूमुलेशन। लेकिन अगर डॉलर स्ट्रांग रहे तो उस डेट को वो रिसाइकिल कर सकते हैं ना, उसको बेच सकते हैं, दे कैन कीप एक्सपोर्टिंग देयर इन्फ्लेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, एंड दे कैन स्ट्रेंथन द डॉलर। हमेशा याद रखिए, एक बहुत बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन ये है कि आप अगर विश्व के दूसरे देशों को इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर देते हो, which means they buy your bonds, your currency value rises and they'll keep investing in your economy. That's what the US has achieved at the cost of the rest of the world. मैं शामिक इस पे बोलूंगा, not that I am a financial guy in that sense of advising anybody, but जब मेरी किसी से बात होती थी ना कि डॉलर गिरेगा, मेरा कंसिस्टेंट व्यू है और मीडिया में भी है कि नहीं गिरेगा। I'll tell you as a lawyer why I used to say that. No economics involved at all. मैंने कहा भाई कोई डेट है उसको रिकवर करना पड़ता है। मैंने कहा यूएस से रिकवर कौन करेगा भैया, गन्स उसके पास वो रिकवर उनका प्लान कुछ और है, जो मैं नेक्स्ट कहने वाला था फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। आई एम सेइंग इन सम डिफरेंट वे, एनी डेट, फॉरगेट द इकोनॉमिक, फॉरगेट द वर्ल्ड, फॉरगेट द ग्लोब, आपने मुझसे उधार लिया, एंड में अगर मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं तभी वो उधार है। अगर मैं आपसे रिकवर नहीं कर सकता हूं, चाहे इंडिया में कोर्ट प्रोसेस हो, तो यूएस के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड बात मैं बोल रहा हूं, जो हंसोगे भी आप, इट्स ओवर सिंप्लीफाइड, बट माय पॉइंट विद यूएस इज ऑलवेज दिस, टिल द टाइम इट हैज द मिलिट्री इट हैज, उनसे जो भी उनका डेट क्राइसिस है, डॉलर क्राइसिस है, ये क्राइसिस है, वो क्राइसिस है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कुछ गंद मचा देगा। उस गंद को मचा के एंड में बेनिफिशियरी वही निकलता है, जैसे मर्जी उस बात को घुमाओ। जब तक वर्ल्ड में मोटा-मोटी, एक मिनट मैं बता देता हूं कि मोटा-मोटी वही हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज और है, वो ये है कि इट हैज बीन इंजीनियर्ड डेलिबरेटली। दे वांटेड फर्स्ट द डॉलर टू क्रैश अ बिट, राइट, वीकन समवॉट। वो डेट को जो बढ़ा है, वो डेट गया कहां? सरकार ने और प्राइवेट सेक्टर दोनों का डेट बढ़ा है यूएस में, तो वो डेट कहां गया? व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर? First, it was used to service old debt, that is one, but the rest of it went towards servicing this massive Ponzi called the US stock market. उसमें से कौन सी कंपनीज? टेक स्टॉक्स, ये एआई का एक पूरा खेला चल रहा है। अच्छा, अब नया न्यूज निकला है जो कोई नोटिस नहीं कर रहा है अभी युद्ध के चलते। एजीआई की बात कर रहे थे ना, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, विच इज द बिग प्राइज, द पॉट एट द एंड ऑफ द रेनबो। अब वो कह रहे हैं कि वो हम उसके आसपास कहीं पे नहीं है, इट्स नॉट रियली वर्किंग, बिकॉज इनका जो पूरा सिस्टम था, इटरेटिव मॉडल, दैट आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट बिट ऑफ लर्निंग गोज टू द नेक्स्ट बिट ऑफ लर्निंग, जिसको इटरेटिव मॉडलिंग कहते हैं। तो ये जो चीज है, उससे क्या हो रहा था कि अगर पहला मॉडल आपको 77% एक्यूरेसी दे रहा है, फिर दूसरे मॉडल में 0.77 एक्यूरेसी ही गया ना। सो अगर दूसरे मॉडल में अगर आप 0.8 अचीव करते हो, तो तीसरे मॉडल में 0.23 का एरर और 0.2 का एरर कंपाउंड होके ऐड होगा। सो एक्चुअली द एरर इज मल्टीप्लाइंग।
No, wait. मैं Just a second. Let me finish the train of thought. So क्या हो रहा है कि this was clearly visible to the people who control the deep state. उन्होंने इतना बड़ा bet लगाया था, and suddenly they are faced with the situation. यार अपना AI जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जो हम सोच रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके पीछे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिया गया है और भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉमिस्ड है. अगर डॉलर का वैल्यू गिरता है तो उसका नेट इंपैक्ट क्या होगा? दिस होल थिंग विल be more financeable. So they wanted to reduce the value of the dollar. But I think they achieved what they wanted to achieve. Many of the financial institutions which had invested in it had also invested massively in short positions on things like gold, etc. क्योंकि CBDC आने वाला था, so they wanted to build a position by reducing the price. Similarly, now what is going on is two things. One is the stock market value is dipping, which allows the long-term investors to again build their position for the next phase of growth. तो उसको engineer कैसे किया जाए? एक ऐसी लड़ाई करो जिससे इन्फ्लेशन आ जाए, जिससे दुनिया में अस्थिरता आ जाए और लोग फिर यूएस डॉलर के पीछे भागे. You again raise the value of the US dollar. The rest of the stock market is depleted, so you can buy at a much cheaper price because डॉलर का वैल्यू ज्यादा है, आपके एसेट्स का वैल्यू उस हिसाब से कम हो गया है. So it's easier to buy those assets. So this is the cycle they keep doing और वही साइकिल आपके सामने फिर से प्रस्तुत. नहीं, पर मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप एक लॉजिकल इकोनॉमिक रीजन दे रहे हो ऑन विच इज ट्रू आल्सो कि पहले वीक नहीं, मेरा तो गुंडे का रीजन है, इकोनॉमिक्स थोड़ी है, ये तो गुंडागर्दी है. मैं तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ कि जब तक मिलिट्री पावर यूएस है वो नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा एक कोई सिंपल से लॉ, हम क्यों इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं, अफ्रीका में नहीं करते, क्योंकि और इंडिया में भी अभी लीगल प्रॉब्लम्स बहुत हैं. आप मुझे बताओ कौन सी शक्ति यूएस पे इकोनॉमिक सैंक्शन इन्फोर्स कर सकती है? रिकवरी ऑफ मनी, डेट, एवरीथिंग इज इकोनॉमिक सैंक्शन में जा रहा हूं मैं. मुझे तो कोई एजेंसी दिखती नहीं है. जब तक कोई ऐसी एजेंसी आएगी नहीं, हर 6 महीने, साल, 10 साल बाद यूएस कुछ नया क्रिएट कर देगी. दैट इज हाउ आई लुक एट द वर्ल्ड. दैट इज व्हाई आई एम, व्हेन पीपल आर नॉट बुलिश ऑन यूएस, आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन यूएस. कि भैया जब तक आप यूएस को भारी शिकस्त नहीं दे पाओगे इन फिजिकल फोर्स टर्म्स, आप उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते, because they control the financial institutions. Because that is why whenever people are not bullish on US, I am always very bullish on US. अब आप US का राइवल टेक्निकली जो 2-3 उठ रहे थे, उन सब देशों में प्रॉब्लम आ गई. इंडिया में क्राइसिस आएगा, चाइना में तो आ ही चुका है. तो वो जब भी कुछ ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, चाइना की इकोनॉमी की क्या हालत है, आप ही इतनी बार क्या बोल चुके हो. तो बट एनीवेज मैं थोड़ा इंडिया पे आना चाहता हूँ. यूएस का जो होगा देखा जाएगा. इंडिया में अब आपको क्या लगता है इन द शॉर्ट दिस 1 ईयर, क्या चुनौतियों से झेलने के लिए एक मिडिल क्लास या कोई आदमी के हाथ में जितनी भी एजेंसी है वो किस तरफ जा सकता है? या आप गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सब कुछ गवर्नमेंट को ही मैनेज करना है और इट्स फैक्टर्स बियॉन्ड एन कॉमन पर्सन्स एबिलिटी टू मैनेज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट पे बुरा असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अधिक होगा. तो किसका अनएम्प्लॉयमेंट? नॉट द पीपल हु आर ऑलरेडी इन जॉब्स, बट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, जो नए लोग आ रहे हैं. सो अगला 1-2 साल फॉर द पीपल हु जस्ट ग्रेजुएटिंग, उनके लिए ठीक नहीं है. मुझे ठीक होता नजर नहीं आ रहा है. दूसरा, आई थिंक एज एन इकोनॉमी हम लोग वो स्किल्स उत्पादन नहीं कर रहे हैं उस मात्रा में जो नए इकोनॉमिक व्यवस्था में जुट पाए. हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, वोकेशंस पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिग्रीज. ये डिग्री से डीएम्फेसाइज करके जब तक वो नहीं होगा, एनीवे दिस इज एट थ्रेट. और जब शॉक आएगा इस तरह का, तो दोस पीपल आर द मोस्ट एक्सपेंडेबल. क्यों कोई हायर करेगा उसको? अभी एक डेटा निकला था, ये इसका नेस्कॉम का एक था शायद. उस रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि ओनली अबाउट 40% ऑफ द ग्रेजुएट्स, 40% आर एम्प्लॉयबल. मतलब बाकी एम्प्लॉयबल ही नहीं है. तो इस स्थिति में अगर एनर्जी शॉक आता है एंड योर डिमांड फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज लोअर्स, तो वो 40% भी शायद रिक्रूट ना करे, फॉरगेट अबाउट द 60. सो यू विल हैव, ये बहुत एक भयंकर स्थिति है. यू विल हैव अ सिचुएशन वेयर एन एंटायर जनरेशन, जो लोग अभी लेट से, ये कौन सा साल है, 26, 27, 28, मतलब 3-4 साल में एक जनरेशन होता है, फिर अगला जनरेशन आता है एंड सो ऑन. this generation will be pretty badly affected. तो एक तो ये स्थिति है. दूसरा, in terms of savings etc, I am not very hopeful about many of the Indian banks. मुझे वो institutionally कुछ banks अभी तक काफी weak लगते हैं,
because if you look at their what should I say, T1 and T2 and look at the amount of loans they have out there, लोन्स किसको किया है, उसका वेट कहां पे, अगर रिटेल लोन्स है ना, रिटेल लोन्स आर एक्चुअली अ बिट मोर रिकवरेबल. बिजनेस लोन्स जो हैं, अगर बिजनेस बैडली अफेक्टेड होता है, स्पेशली एसएमई बिजनेसेस, फीडर बिजनेसेस, तो उसका रिकवरी कम हो जाएगा. सो यू विल हैव मोर बैंकरप्सीज इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ एनर्जी शॉक. तो बैंक का जो बैलेंस शीट है, अगर वो क्विकली स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, दैट विल कम अंडर सीवियर स्ट्रेस. तो एक तो ये चीज है. इसका मतलब क्या है, जो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करने की कोशिश करी है सरकार ने कि यू हैव न्यू लोन्स फॉर एसएमईज, स्टार्टअप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सबसे पहले वो खत्म हो जाएगा. Whenever there is a flight to low risk, these are considered high risk. I mean, सरकार कुछ भी करे, उसको बैकस्टॉप करने की कोशिश भी करे, इट्स अ लूजिंग प्रोपोजिशन, वो कर नहीं पाएगी उसको, क्योंकि मात्रा बहुत है ना. आप देखें कि टोटल जो लोन पोर्टफोलियो है, बड़े कंपनीज को छोड़ देते हैं, जिसको हम रिटेल लोन्स कहते हैं. रिटेल में एक होता है इंडिविजुअल को और दूसरा होता है व्यवसाय को. व्यवसायों को जो लोन है वो खतरे में आएगा, क्योंकि अगर 2-3% जीडीपी ग्रोथ कम हुआ तो रिटेल डिमांड भी कम होगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. वो अगर कम हुआ, प्लस एक्सपोर्ट्स भी अगर कम हुआ, बिकॉज जो बाइंग पावर है दूसरे देशों का वो भी कम हो जाएगा, देन ऑल ऑफ दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन माय एबिलिटी टू पे बैक द लोन, टू सर्विस द इंटरेस्ट. So bank sectors will come under stress because of this. The longer this goes on, the more the stress. तो एक दूसरा ये स्थिति है. मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो सरकार को पता नहीं है, मैं ये भी कह दूं, it's pretty obvious to everyone. Then I would say the middle class has to watch its savings. अगर इनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज, मान लीजिए सेविंग्स का अगर 10-15% आपका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, देन आप लगा रहने दें. अभी आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे. अगर लॉस में है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेट, बिकॉज साइकिल कभी मतलब परमानेंट नहीं होता है ना. साइकिल नीचे जाती है फिर ऊपर ही आती है. जो ऊपर आएगी आपको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा फॉर योर इन्वेस्टमेंट टू रिकवर. बाकी जो पोर्टफोलियो है, आई वुड से यू हैव टू लुक फॉर वेरी सेफ एसेट्स, बिकॉज कंटिजेंसी कुछ भी हो सकता है. आपका खुद का जॉब जा सकता है. आप 25 साल से काम कर रहे हो, कहीं पे जीएम लगे हुए हो, या फिर कोई बड़े अफसर हो कहीं पे, आपका वो बंद हो गया, डिपार्टमेंट ही बंद हो गया, क्या करोगे आप? आपकी उम्र है 47 साल, आप सडनली सड़क पे आ गए, नौकरी ढूंढने लगे. जब स्थिति नीचे की तरफ है तो फट से तो मिलेगा नहीं ना. फॉर यू टू रीस्किल इज नॉट गोइंग टू बी इजी. तो ये जो मध्य वयस्क मिडिल क्लास लोग हैं, इनके लिए भी खतरे की घंटी है ये युद्ध. और मेरे हिसाब से जितना भी आपका संपत्ति है उसको कंसोलिडेट करो, पुट इट इन सेफर एसेट्स. यू शुड हैव मोर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट. एक मैं सीधा सुझाव दे देता हूं, सरकार 5 लाख रुपए तक गारंटी करती है डिपॉजिट्स को, ठीक है? तो आप ज्यादा वो मतलब उस लेवल तक डिपॉजिट्स करें, सारा इकट्ठे एक बैंक में मत रख दें. ये करना बहुत आवश्यक है. एंड फिक्स डिपॉजिट सिर्फ बैंक नहीं देते हैं. फिक्स डिपॉजिट्स आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम लार्ज हाई रेटेड कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. LIC के भी होते हैं, पोस्टल डिपॉजिट्स होते हैं. दीज आर सेफर, सो यू शुड हैव मोर ऑफ दोस. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अकाउंट बंद कर दो, मैं कह रहा हूं सेविंग्स जो कर रहे हो ना उस पे ध्यान दो. ये बहुत प्रैक्टिकल बात जो कह रहे हैं आपके, जहां तक सरकार 5 लाख तक एश्योर करती है, तो नॉर्मल इंडियंस अपने आप को अगर 3-4-5 बैंकों में कर दें तो इट इज अ डिग्री ऑफ सेफ्टी इन दीज अनसर्टेन टाइम्स, बिकॉज़ टाइम्स आर अनसर्टेन. आप एक जगह 20 लाख मत रखो, 4 जगह पे 5-5 लाख डाल दो, ये मैं कह रहा हूं. सिंपल. दैट्स अ प्रैक्टिकल, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल. हाँ, अच्छा. और महंगाई बढ़ने वाली है, तो जिनके पास भी थोड़ा भी जमीन हो, I would strongly urge, please grow your vegetables. Start doing that. It's not difficult. लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है. सबको किसान बना दो. You should, because देखिए, आलू जब 30 रुपए से 80 रुपए किलो जाता है ना, सुन के लगता है क्या है, कुछ भी नहीं है, पर बहुत बड़ा असर पड़ता है. आप अगर महीने का मान लीजिए 10 किलो आलू खरीद रहे हो, कोई एक साधारण परिवार की बात कर रहा हूं, तो 10 किलो आलू का आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, साल का 6,000 रुपया हो गया एक्स्ट्रा. इट मेक्स अ डिफरेंस फॉर जिसका इनकम लेवल मान लीजिए 4-5 लाख रुपए है साल का, उसके लिए फर्क पड़ता है. तो ये सारे कमोडिटीज है ना, सिर्फ आलू थोड़ी खाएगा वो, बहुत सारी चीजें हैं. हर एक की उसमें अगर मुद्रास्फीति की वो बात आ गई तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा. हाँ, इंडिया में एक मैं चीज कह दूं, एक हमारे पास एडवांटेज है जो
आई थिंक लकीली है, इट्स द सिचुएशन। देखिए, आपका जो तेल का प्राइस है, लोगों को जान के हैरानी होगी, उसका ऑलमोस्ट 55 to 60% इज टैक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स। तो सरकार एक चीज कर सकती है, इट कैन इंक्रीज द डेफिसिट फाइनेंसिंग, रिड्यूस दीज टैक्सेस एंड कीप द प्राइस लो। मतलब नीचे जो बेस प्राइस है ना क्रूड का और फिर रिफाइंड पेट्रोलियम और डीजल एक्सेट्रा, उसका प्राइस अगर थोड़ा बढ़ भी जाए, टैक्स को कम करके यू कैन मिटिगेट दैट, वो हेडरूम है थोड़ा सा। बिकॉज द इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से कम होता है, और इन सब चीजों से, ये डायरेक्ट इनपुट है ना इकोनॉमी के लिए, तो सरकार के पास थोड़ा बहुत प्ले है। और तीसरी चीज मैं ये बताता हूं कि जो हमारे पास इस वक्त 74 डेज का फ्यूल स्टॉक पड़ा हुआ है, रिजर्व में पड़ा हुआ है, 74 डेज तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स, वो 74 से इट विल क्लाइम टू क्लोज टू 110 डेज, 26 दिन का, और उन्होंने दे हैव स्टार्टेड डूइंग द ऑर्डरिंग, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सब मिलके वो इसको कंसर्टेड एक्शन है। तो ये खबर आया है, एंड द रशियंस आर हेल्पिंग अस, USA is helping us, Canada is helping us, Australia is helping us, Nigeria is helping us. उनका जो भी स्पेयर कैपेसिटी था, इंडिया ने ऑलरेडी उसको लॉक इन कर लिया है। अच्छा, एक चीज हमें अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि बांग्लादेश, बुर्किना फासो, वानुआटू सबकी सहायता करने के लिए आप पहुंचे, पहले देश को देखो। तो ये एक चीज है, सरकार वो क्या करेगी मुझे पता नहीं है। ये हमारा वो होता है ना कि अरे विकट वो आ गई है, अब आपदा आ गई है तो अब हम सबकी मदद करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो है स्थिति है जहां पे पहले देश के लोगों का करना चाहिए मदद। यू हैव टू कीप आवर प्राइसेस लो, ट्राई टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड मेक फ्यूल अवेलेबल। उसके बाद देखो, अगर कुछ आपके पास थोड़ा बहुत है, थोड़ा थोड़ा बांट दो, इट्स ऑलवेज गुडविल, पर गुडविल के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं, ये इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने जा रहा है। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर टॉकिंग पॉइंट्स कि आम आदमी क्या इस पे जो भी कर सकता है, जो आपने बताया, करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए वी हैव टू बी ब्रेस्ड। थैंक यू सो मच शामिक फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू एवरीबॉडी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।